गांव की बहू के हक के लिए लड़ पड़ी चार शहरी बहुएं। आदित्य एक लड़की के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा है। उस लड़की के गले में फूलों की माला है और माथे पर सिंदूर। ये देखकर माधवी गुस्सा होते हुए, यह क्या तमाशा है? तू बिना बताए इस लड़की को इस तरह शादी का जोड़ा पहनाकर घर ले आया? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? माँ ये मधु है, आपकी बड़ी बहू। दरअसल आपको तो पता ही है ना कि मैं कुछ सरकारी काम के सिलसिले में अक्सर गांव जाया करता था। वहाँ मुझे मधु बहुत पसंद आ गई थी माँ। पसंद आ गई थी तो सीधा ब्याह कर लाया? मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? तुझे अच्छी तरह मालूम था कि मुझे शहर की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। मैं जानता था माँ कि आपको शहर की लड़की ही पसंद है और मधु बिल्कुल सीधे साधे गांव की रहने वाली है। मुझे डर था कि आप इस रिश्ते के लिए मना कर देंगी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि जब मैं शादी करके इसे ले आऊंगा तो आप इसे गले जरूर लगा लेंगी माँ। तूने मेरे अरमानों का खून किया है। मैं इस गवार लड़की को कभी इस घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। माधवी गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब मान्यता अपने भाई से, भैया ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मान्यता भी अपना मुंह घुमाकर अपनी माँ के कमरे की तरफ चली जाती है। तब महेश, बेटा अब चलो, जो हो गया सो हो गया। अब इस तरह दरवाजे पर खड़े रहना ठीक थोड़े ना है। बहू को अंदर लेकर जाओ, जाओ। उधर मान्यता अपनी माँ से, माँ हम इस मधु को इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो खुद ब खुद ये घर छोड़कर भाग जाएगी। उसके बाद आप जैसा सोच रही है वैसा ही होगा। हाँ, जब ये खुद ही भाग जाएगी तो मेरे बेटे की दूसरी शादी मैं अपनी पसंद की शहर की लड़की से धूमधाम से करवा दूंगी। अगली सुबह मधु रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। तभी माधवी वहाँ आकर, आज तेरी पहली रसोई है ना, तुझे खाना बनाना है। सुन, मैंने आज पूरे मोहल्ले को यहाँ दावत दे दी है, तू पूरे मोहल्ले के लिए खाना बना। मधु घबराकर रसोई में रखे बड़े बड़े बर्तनों को गैस चूल्हे पर चढ़ाती है। वो भारी मात्रा में दाल चावल साफ करने लगती है और तेजी से सब्जियां काटने बैठ जाती है। दोपहर होते होते मोहल्ले की औरतें घर में आने लगती हैं। मधु सबको खाना परोसने की तैयारी करने लगती है। उसे देखकर गंगा और जमुना नाम की दो औरतें माधवी से बातें करते हुए, अरे माधवी, तुम तो बोल रही थी कि मैं अपने इकलौते कमाऊ बेटे के लिए शहर की कोई लाऊंगी। ये तो बिल्कुल ठेठ गांव की बहू है। ये तो पूरी गवार लग रही है। सही कह रही हो गंगा बहन। कहाँ तुम शहर की बड़ी बहू के सपने देख रही थी और कहाँ ये गांव की छोरी ले आए। अरे क्या कहूँ बहन, अब बेटे की पसंद है, आखिर बेटे के आगे तो झुकना ही पड़ता है। थोड़ी देर के बाद मेहमान खाना खाकर वापस चले जाते हैं। तभी आदित्य अपनी माँ से, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, तो मेरी जॉब लग गई। इस नौकरी की ट्रेनिंग के सिलसिले में मुझे कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा माँ। मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। बेटा तू चिंता मत कर, तू आराम से अपनी नौकरी पर जा। मैं यहाँ तेरी बीवी का अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। आदित्य राहत की सांस लेता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आदित्य अपना सूटकेस उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है और घर से विदा ले लेता है। मधु दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। तभी माधवी वहां आकर, ओ महारानी सुन, तू ऐसा कर कि पहले इस पूरे घर का झाड़ू पोछा और कोने कोने की साफ सफाई सब कुछ अभी के अभी कर ले। उसके बाद तुझे हमारे साथ एक जगह चलना है। जी माँ जी, मैं बस ये बर्तन खत्म करके तुरंत पूरे घर की सफाई में लग जाती हूँ। मधु थकने के बावजूद घुटनों के बल बैठकर पूरे घर में पोछा लगाती है, जाले साफ करती है और भारी सामान खिसकाकर सफाई करती है। दोपहर तक उसका शरीर टूट जाता है। वो हांफती हुई माधवी के पास आती है। माँ जी, घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ चमका दिया है। अब बताइए कहाँ चलना है? चल अब हमारे साथ चल, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। माधवी और मान्यता मधु को लेकर घर से थोड़ी दूर पहुंचती हैं। वहां माधवी ने किराए पर एक तबेला जैसा टूटा फूटा घर खरीदा हुआ है। चारों तरफ गंदगी फैली है और एक कोने में एक गाय बंधी हुई है। ये देख, ये गाय, आज से इसकी पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी तेरी है। देख, तू अपने उस गंदे गांव में करती थी ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी करेगी। जी माँ जी, मैं कर दूंगी। गाय की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। माधवी और मान्यता वहां से चली जाती हैं। मधु तबेले की सफाई में जुट जाती है। वो अपने हाथों से गाय का गोबर उठाकर दूर फेंकती है, चारों तरफ झाड़ू लगाती है। फिर वो भारी बाल्टी से पानी लाकर गाय को नहलाती है, उसे सूखा चारा और दाना पानी देती है। शाम को जब वो बुरी तरह थककर घर वापस आती है और सोफे पर बैठ जाती है, तब माधवी, उठ यहाँ से, चल अब सीधे रसोई में जा और रात का खाना बना। मधु रसोई की तरफ कदम बढ़ाती है। वो आटा गूंथती है और सब्जी छौंकती है। रात को डाइनिंग टेबल पर वो सबको खाना परोसती है। सभी के खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाती है। तभी आदित्य का कॉल आ जाता है। मधु कॉल उठाकर बातें करते हुए,
हेलो मधु, कैसी हो तुम? मेरी बहुत याद आ रही है ना? वहाँ सब ठीक तो है ना? माँ तुम्हारा ख्याल रख रही है कि नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मधु, तुम्हारी आवाज तो ठीक नहीं लग रही। कोई दिक्कत है क्या वहाँ? दरअसल मैं इससे पहले कि मधु अपनी पूरी बात कर पाती, माधवी और मान्यता झटके से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। माधवी उसके हाथ से फोन छीनकर काट देती है और उसे दीवार की तरफ धकेलते हुए, अच्छा, तो तू मेरे बेटे को बताना चाहती थी क्या कि हम तेरे साथ क्या करना चाहते हैं? तू बता दे उसे, लेकिन एक बात कान खोल कर याद रखना, अगर तूने मेरे बेटे को एक शब्द भी बोला तो मैं उसकी दूसरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा दूंगी और तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज आप ऐसा अनर्थ मत करना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं इनको कभी कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे मेरे सुहाग से अलग मत कीजिए। मधु डर के मारे चुप हो जाती है। इसी तरह तड़पते और सिसकते हुए उसके कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मधु तबेले की सफाई कर रही थी कि तभी माधवी और मान्यता वहां आकर, कितने देर हो गई है तुझे यहाँ आए हुए? दोपहर होने को आई है और तूने अभी तक यहाँ की सफाई खत्म नहीं की? माँ जी, मैं सुबह 5 बजे से उठकर काम ही तो कर रही हूँ। पहले घर का सारा काम निपटाया, फिर यहाँ आई। आखिर मैं अकेली जान क्या क्या करूँ? मुझसे मुँह चलाती है, अपनी सास को पलटकर जवाब देती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? माधवी का पारा चढ़ जाता है। वो पास ही जमीन पर पड़ी गाय को बांधने वाली मोटी जूट की रस्सी उठाती है और बिना सोचे समझे मधु की पीठ पर 2-3 बार दे मारती है। मधु दर्द से चीख उठती है। आह माँ जी, मुझे मत मारिए, मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी अकड़ तो मैं आज ही ठिकाने लगाऊंगी। मान्यता पकड़ इसे, आज इसे यही सबक सिखाते हैं। माधवी और मान्यता मिलकर मधु को घसीटती हैं और गाय के खूंटे के पास ले जाकर मोटी रस्सी से उसके हाथ पैर बांध देती हैं। मधु लाचार होकर जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब बैठी रही 3-4 घंटे, जब धूप सीधे सिर पर पड़ेगी तब समझ आएगा कि इस घर की मालकिन से कैसे बात की जाती है। चल मान्यता, इसे यहीं सड़ने दे। दोनों माँ बेटी तबेले का दरवाजा बाहर से बंद करके चली जाती हैं। मधु तपती हुई दोपहर में भूखी प्यासी रोती रहती है। उधर रात के समय माधवी के फोन पर आदित्य का कॉल आता है। कॉल उठाकर माधवी, हाँ बेटा बोल, कैसा है तू? तेरी नौकरी कैसी चल रही है? माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं मधु को कब से फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। माँ जरा मेरी बात उससे करवा दो ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे बेटा, वो तो रसोई में काम कर रही है, उसका ध्यान कहाँ रहता है फोन पर। तू फिक्र मत कर, थोड़ी देर बाद लगा, मैं तेरी बात करवा दूंगी। फोन काटते ही माधवी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो तेजी से तबेले की तरफ भागती है और रस्सी खोलकर मधु से, चल चुपचाप उठ और घर चल, तेरे पति का फोन आने वाला है, याद रखना, अगर उसे कुछ भी बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। माधवी मधु को लेकर घर आती है। फिर मधु आदित्य से बात करती है। अगले दिन सुबह मधु घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहां आकर मधु से बात करते हुए, कैसी हो मधु? कभी घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों से भी बात कर लिया करो। और नहीं तो क्या, जब से आई हो पूरा दिन घर में ही लगी रहती हो। हाँ हाँ बहन, जरूर, बस काम खत्म कर लूं फिर बातें करेंगे। पड़ोसिनें बात करके वहां से चली जाती हैं। तभी माधवी मधु को पड़ोसियों से बात करता देख बाहर आकर, पड़ोसियों से मेरी चुगली कर रही थी? जब तक तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आता तू यही बंद रहेगी। माधवी अंदर ले जाकर उसे कमरे के अंदर धक्का देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। मधु दरवाजे को पीटती रह जाती है। शाम को जब परिवार के बाकी चारों बेटे काम से घर लौटते हैं तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए, माँ सब लोग खाना खाने बैठ गए लेकिन बड़ी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम लोग अपना खाना खाओ। भाभी तो कभी बिना सबको खाना खिलाए आराम नहीं करती, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कह दिया ना कि वो आराम कर रही है, आज उसका काम करने का मन नहीं है, इसीलिए वो अंदर है। चारों भाई माँ के गुस्से को देखकर चुप हो जाते हैं। उधर उस अंधेरे कमरे में मधु पूरी रात भूखी प्यासी बंद रहती है और सिसकती रहती है। अगले दिन कमरे का दरवाजा खोलकर माधवी, अब आ गई होगी तेरी अकल ठिकाने, जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर और सुन, शाम को अच्छी तरह तैयार हो जाना, पार्टी में जाना है। मधु भारी मन से बाहर आती है और घर के कामों में लग जाती है। शाम को सभी लोग तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। तभी गंगा और जमुना उसके पास आकर, अरे माधवी, तुम्हारी बड़ी बहू है ना? जब ये शादी करके आई थी तब तो कितनी सुंदर और गोरी चिट्टी दिखती थी, आजकल इसका रंग कैसे जल गया है? अरे चाची जी कुछ नहीं, वो दरअसल मैं दिन भर काम करने की वजह से।
मधु अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि माधवी चुपके से उसके पीछे मधु का हाथ पकड़कर उसे बहुत जोर से मरोड़ देती है। मधु दर्द से छटपटा उठती है। गंगा और जमुना बातें करके चली जाती हैं। उनके जाते ही माधवी मधु को एक कोने में ले जाती है और उसका हाथ और ज्यादा जोर से मरोड़ देती है। माँ जी छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी हड्डी टूट जाएगी माँ जी। आज के बाद अगर किसी के भी सामने इस घर के काम की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद माधवी मधु का हाथ छोड़ती है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद माधवी के चारों बेटों की शादी शहर की 4 लड़कियों से तय हो जाती है। चारों नई बहुएं लाल जोड़ों में घूंघट उठाए अंदर आती हैं। आदित्य भी शादी में शामिल होने के लिए आया हुआ है। चारों बहनें एक दूसरे से बातें करते हुए। तुमने ध्यान दिया, पूरी शादी के दौरान हमने सिर्फ बड़ी भाभी को ही दिन रात काम करते देखा है। सासू माँ ने तो हमें इनसे ठीक से मिलवाया भी नहीं। तभी अमर दुल्हनों से, ये हमारी बड़ी भाभी है मधु भाभी, इन्होंने अपने सीधेपन से हमारे इस घर को संभाला है। भाभी सबका बहुत ख्याल रखती हैं। सुबह से लेकर रात तक घर का कोई ऐसा काम नहीं जो भाभी मुस्कुरा कर ना करती हो। हमारी भाभी तो सच में लाखों में एक हैं। हाँ, इनके जैसा दिल इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। अरे छोटे, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। आदित्य की ये बात सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है, लेकिन माधवी और मान्यता का मुंह बन जाता है। इसके बाद सभी जोड़े अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में आदित्य से, मुझे आपके बिना इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आप दूर चले जाते हैं तो ये घर बहुत सूना सूना लगता है। मैं समझ सकता हूँ मधु, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं शहर से अपना ट्रांसफर लेकर यहीं आ जाऊंगा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह आदित्य वापस अपने काम पर लौट जाता है। मधु उसे रोते हुए विदा करती है। जैसे ही गाड़ी ओझल होती है, माधवी पीछे से आकर मधु से, ओ महारानी, कर लिया अपने पति को टाटा बाय बाय, मिल लेना अपने पिया से। अब अपनी ये नौटंकी बंद कर, जाकर रसोई में सबके लिए खाना बना। आज नई बहुओं का पहला दिन है। मधु भारी कदमों से रसोई की तरफ जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी चारों नई बहुएं वहां आ जाती हैं। प्रणाम जेठानी जी, आज हमारी पहली रसोई है, इसलिए हम चारों ने सोचा कि आज का खाना हम सब मिलकर बना लेती हैं। तभी माधवी वहां पर आकर, तुम लोगों को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना तो तुम्हारी जेठानी बना रही है, तुम लोग बस नाम के लिए इसमें चम्मच चला देना। चारों देवरानियां हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। माधवी वहां से चली जाती है। तब छाया, जेठानी जी लाइए, ये बर्तन हमें दीजिए, खाना हम सब मिलकर बना लेंगे। आप सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी। नहीं नहीं, माँ जी ने साफ कहा है कि खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम लोग बस बाहर जाकर बैठो। अरे आप क्यों बनाएंगी अकेले? हमारी पहली रसोई है ना, तो नियम के मुताबिक हम सब मिलकर बनाएंगी। आप बस हमें बताती चाहिए कि क्या करना है। चारों देवरानियां मिलकर मधु को जबरदस्ती एक स्टूल पर बिठा देती हैं और खुद खाना बनाने में जुट जाती हैं। मधु शांत बैठी उन्हें देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद माधवी वहां आकर गुस्सा करते हुए, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मधु, तू यहाँ चुपचाप आराम से बैठी है और मेरी लाडली शहर की बहू यहाँ चूल्हा फूक रही है। जल्दी उठ यहाँ से और काम कर। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी की कोई गलती नहीं है, हम सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम खाना बना लेंगे ना। ठीक है, तो तू छत पर जा और सफाई कर। माँ जी, अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, बाहर बहुत तेज धूप है, इस धूप में छत पर पैर रखना भी मुश्किल होगा। कुछ नहीं होता, धूप रहे या कुछ, तो जा और जाकर अपना काम कर। मुझे एक भी कोना गंदा नहीं मिलना चाहिए। माधवी वहां से चली जाती है। मधु रोती हुई छत की तरफ जाने लगती है। चारों देवरानियां रसोई में खड़ी होकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए, बहनों, पता नहीं क्या बात है, सासू माँ को हमारी इस भोली जेठानी जी से इतनी नफरत क्यों है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। दोपहर की कड़कती धूप में मधु छत पर झाड़ू लगा रही है। पड़ोसन कौशल्या और बिंदिया अपनी छत से उसे देखकर बातें करते हुए, देखो बहन, माधवी अपनी इस बड़ी बहू को कितना परेशान करती है। इतनी कड़कती धूप में बेचारी को छत पर झाड़ू लगाने भेज दिया। हाँ बहन, ऐसा जुल्म तो दुश्मन भी ना करे। उसकी बहू बेचारी सीधे साधे गांव की है ना, इसीलिए उसे इतना परेशान करती है। तभी चारों देवरानियां छत पर मधु को देखने के लिए आती हैं और पड़ोसन की बात सुनकर मधु से, जेठानी जी, चलो ये झाड़ू अभी छोड़ो और नीचे चलो मेरे साथ। नहीं नहीं छोटी, अगर माँ जी को पता चला कि मैंने काम बीच में छोड़ दिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। माँ जी से हम बात कर लेंगे, आप तो चलिए यहाँ से। चारों देवरानियां मधु को लेकर नीचे आती हैं, जिन्हें देखकर माधवी बहुत गुस्सा हो जाती है। माया कुर्सी खींचकर मधु को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है, जिसे देखकर माधवी,
रुक, तो यहाँ क्यों बैठ रही है खाना खाने? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे साथ इस टेबल पर बैठे? अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों ऐसा क्यों कर रही हो उसके साथ? हाँ, वो भी तो इस घर की बहू है ना। बहू है तो क्या हुआ? मेरी इन पढ़ी लिखी सुंदर शहरी बहुओं के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। माँ, तुमने ये क्या गांव शहर लगा के रखा है? तुम लोग अपनी जुबान बंद रखो। इस घर के नियम मैं तय करती हूँ, जो भी है, लेकिन इस गवार को मेरी उन बहुओं का दर्जा कभी नहीं मिल सकता जो मेरी शहर की बहुएं हैं। माँ जी, ये तो सरासर गलत बात है। आप ऐसी भेदभाव वाली बातें क्यों कर रही हैं? जेठानी जी भी तो आखिर इस परिवार का हिस्सा है। अपनी इस तरह सरेआम बेइज्जती देख मधु के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन किचन में ढेर सारे बर्तन धोते हुए मधु पुरानी यादों में खो जाती है। माँ देखो, मैं बाग से कितने मीठे और रसीले आम तोड़ कर लाई हूँ। आज इसकी चटनी बनाना। बेटा, तो दिन भर बस गांव में घूमती फिरती रहती है। जाकर रसोई में थोड़ा खाना वाना तो बना ले, कुछ सीख ले काम करना। माँ, आपको तो अच्छी तरह पता है ना कि मुझे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ही जाकर काम कर लो ना प्लीज, अपनी लाडली के लिए। ठीक है भाई, हमारी बेटी नहीं चाहती काम करना तो मत कराओ उससे काम। आप समझते नहीं हो, ससुराल पता नहीं कैसा मिलेगा, वहाँ काम करना ही पड़ता है। हमारी बेटी का ससुराल अच्छा ही मिलेगा। बहुत अच्छे लोगों के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा, देखना वो अपने भोलेपन से सबका दिल जीत लेगी। अचानक मधु माधवी की आवाज पर अपनी यादों से बाहर आती है। तू क्या यहाँ रोने का नाटक कर रही है? जल्दी बर्तन धो और तबेले में जा। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। मधु बर्तन धोकर तबेले में जाने के लिए निकल पड़ती है। चारों देवरानियां बैल्कनी में खड़ी होकर उसे देख रही होती हैं। जेठानी जी कहाँ जा रही हैं? पता नहीं, एक तो बेचारी दिन भर इतना काम करती रहती है, सासू माँ के ताने सुनती है, अब इस वक्त कहाँ जा रही है। चलो हम सब चुपचाप उनके पीछे चलकर देखते हैं। चारों देवरानियां दबे पांव मधु के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। वो सभी तबेले के पास पहुंचकर एक दीवार के पीछे छिप जाती हैं। वो देखती हैं कि मधु गाय का दूध निकाल रही है। फिर वो भारी टोकरे में गोबर उठाकर फेंकती है, तबेले की साफ सफाई करती है और गायों को चारा खिलाती है। ये तो हद हो गई। सासू माँ हमारी जेठानी से तबेले में नौकरों की तरह काम करवाती है। हमें अभी जाकर सासू माँ से बात करनी होगी। चारों देवरानियां मधु के पास आती हैं और जेठानी जी, आप क्यों इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं? सासू माँ आप पर इतना अत्याचार करती हैं। आप अपने पति को फोन करके ये सब बताती क्यों नहीं हो? जेठानी जी, आज आपको सब सच बताना ही होगा कि आखिर आप इतनी चुप क्यों रहती हैं। देवरानियों की हमदर्दी देखकर मधु भावुक हो जाती है और उन्हें अपने बारे में बताते हुए शादी की पहली रात मधु अपनी सास का गुस्सा देखकर अपने पति से बातें करते हुए, सुनिए, माँ जी इतने गुस्से में क्यों है? उन्होंने मुझे बहू के रूप में माफ नहीं किया। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, भले ही गांव की हूँ। मधु, दरअसल मैं अपनी माँ का सगा बेटा नहीं हूँ। मैं इनका सौतेला बेटा हूँ। मेरी सगी माँ तो बचपन में ही मर गई थी, लेकिन जब से ये माँ इस घर में आई है इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम मेरी माँ का दिल जीत लेना, भले ही वो गुस्सा करें। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको और माँ को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई दुख हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि यदि मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया भी तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और फिर माँ जी मुझे इस घर से निकालकर उनकी दूसरी शादी करवा देंगे, जैसे कि उन्होंने मुझसे कहा है। ठीक है जेठानी जी, आपने जो कहा हम समझ गए। आप कुछ नहीं कर सकती ना, लेकिन हम तो कर सकते हैं। हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। रात का समय है। मधु ने रसोई में बड़ी मेहनत से खाना बनाया है और डाइनिंग टेबल पर लगाया है। माधवी पहली बाइट मुंह में लेती है और तुरंत थाली को जमीन पर फेंकते हुए, अरे इसमें तो नमक इतना ज्यादा है कि मेरा दम घुट जाए। माया तुरंत आगे बढ़ती है और कढ़ाई में बची सब्जी को चखते हुए, माँ जी आप झूठ बोल रही हैं, नमक तो बिल्कुल ठीक है। तुम लोग चुप रहो, इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, आप लोग क्यों इस गवार की साइड ले रही है? माँ को नमक ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा ही होगा ना। माँ जी, अगर आपको खाने में नमक ज्यादा लग रहा है तो आप खुद रसोई में जाकर बना लो और खा लो। जेठानी जी अब दोबारा आपके लिए खाना नहीं बनाएंगी। माधवी अपनी बहुओं के इस तीखे तेवर को देखकर हैरान रह जाती है। वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मान्यता भी उसके पीछे भागती है। माधवी और मान्यता आपस में बातें करते हुए, हम सोच रहे थे कि हम इस पर जुल्म करेंगे, इसे टॉर्चर करके यहाँ से भगा देंगे, लेकिन ये गवार तो यहाँ से भाग ही नहीं रही है और अब तो ये चारों नई बहुएं भी इसकी साइड लेने लगी है। माँ, ये बहुएं चाहे जितनी भी उसकी साइड ले ले,
लेकिन हम उसे भगा के रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन माधवी अपने पांचों बहुओं को शॉपिंग मॉल ले जाकर, बहुओं, तुम लोगों को जो भी साड़ी, ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप का सामान चाहिए सब खरीद लो। चारों देवरानियां अपने लिए सुंदर ड्रेसेस, मेकअप किट, परफ्यूम और ज्वेलरी पसंद करती हैं। तभी माया मधु से, जेठानी जी, आप अपने लिए कुछ नहीं ले रही हैं? ये सुंदर लाल साड़ी आपके ऊपर बहुत खिलेगी। इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और सुन मधु, तेरे लिए मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करने वाली। चारों देवरानियों को मधु की ये बात बुरी लगती है। शॉपिंग करके सभी घर आ जाती हैं। घर वापस आकर चारों देवरानियां अपना अपना शॉपिंग बैग खोलते हुए, जेठानी जी, आपने सच में मॉल में अपने लिए कुछ नहीं लिया? ये देखिए, ये महंगी साड़ी मेरी तरफ से आपके लिए, और ये ज्वेलरी सेट मेरी तरफ से आपके लिए जेठानी जी। और ये सुंदर सैंडल और मेकअप का सामान हमारी तरफ से। हम चारों अपना सारा सामान आपको देती हैं। मधु ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पास ही बैठी माधवी का मुंह पूरी तरह से बन जाता है। अगले दिन दोपहर में मधु तबेले की तरफ जाने लगती है। तभी चारों देवरानियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जेठानी जी, अब आपको तबेले में जाकर गाय का गोबर उठाने या चारा डालने की कोई जरूरत नहीं है। हमने 2 काम वालियां रख ली है। तभी पीछे से माधवी वहां आकर गुस्से में, क्या काम वाली? तुम लोगों ने काम वाली रख ली? हाँ माँ जी, काम वाली सारा काम कर लेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलो तबेले में चलकर खुद देख लो। सब लोग तबेले में पहुंचते हैं। वहां सचमुच 2 काम वालियां गोबर साफ कर रही हैं और गाय का दूध निकाल रही हैं। देख लिया माँ जी, अब आपको सारा काम बिल्कुल चकाचक किया हुआ मिलेगा। माधवी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से वापस घर की तरफ आ जाती है। मधु भावुक होकर अपनी चारों देवरानियों को गले लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन शाम के समय चारों देवरानियां मधु के कमरे में आकर, क्या हुआ जेठानी जी, आज चेहरा बड़ा खिल रहा है आपका? वो आ रहे हैं आज रात। कह रहे थे कि उनके एक दोस्त की शादी की पार्टी में चलना है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए हम आपको तैयार कर देते हैं ताकि जब बड़े भैया आए तो आप उनके साथ पार्टी में चल जाएं। चारों देवरानियां मिलकर मधु को अपने कमरे में ले जाती हैं और उसे बहुत सुंदर तरीके से तैयार करती हैं। कोई उसे अपनी सुंदर सिल्क की साड़ी पहनाती है तो कोई अपनी ज्वेलरी का सेट देती है और कोई उसका खूबसूरत हेयर स्टाइल और मेकअप करती है। मधु किसी राजकुमारी जैसी सुंदर लगने लगती है। तभी आदित्य बाहर आकर अपनी माँ से, प्रणाम माँ, मैं आ गया। आज रात मेरे दोस्त की शादी की पार्टी है। मैं मधु को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, आज तो घर में मेहमान आ रहे हैं, बुआ जी आ रही हैं, घर का बहुत सारा काम पड़ा है, तो इसे मत ले जा, ये यहीं रहेगी। तभी चारों देवरानियां मिलकर सजी धजी मधु को हॉल में लेकर आती हैं। आदित्य अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। भैया, आप जेठानी जी को अपने साथ लेकर जाइए। और घर के काम का क्या है, हमारी सासू माँ तो है ही ना यहाँ देखने के लिए, और हम 4 बहुएं भी तो हैं। हम सब मिलकर चुटकियों में सारा काम कर लेंगी। आदित्य मुस्कुराते हुए मधु का हाथ थामकर पार्टी के लिए निकल जाता है। रात को वो लोग घर आते हैं। अगले दिन सुबह फिर से आदित्य अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। उसी रात माया पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाती है। तभी वो माधवी को किसी से बातें करते हुए दरवाजे के पीछे छिपकर सुन लेती है। हाँ हाँ माखन लाल जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने जैसा आपसे कहा है वैसे ही होगा। आज नहीं तो कल मैं इस गांव की गवार को इस घर से भगा ही दूंगी और फिर आदित्य की शादी आपकी बेटी से करवा दूंगी। ये सुनते ही माया चौंक जाती है। सुबह वो अपनी बाकी तीनों बहनों को कमरे में इकट्ठा करके सारी बातें बताते हुए, तो ये है माँ जी की सच्चाई। वैसे मैंने भी कई बार देखा है कि माँ जी अक्सर छुप छुप कर छत पर या कोने में किसी से बातें करती रहती है। एक उपाय है, नाया को सासू माँ की आवाज की हूबहू मिमिक्री करना आता है ना। इस बार जब भी उस माखन लाल का फोन आएगा तो हम सासू माँ को किसी बहाने से दूर ले जाएंगे और इनाया सासू माँ की आवाज में बात करके सारा सच उगलवा लेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चारों देवरानियां माधवी के आसपास मंडराने लगती हैं। तभी माधवी के फोन पर माखन लाल का कॉल आता है। उसे देखकर माया तुरंत माधवी से, अरे माँ जी छोड़िए उस फोन को, मैं कल ही बाजार से एक सोने की अंगूठी लेकर आई हूँ। आइए माँ जी देख लीजिए। माया माधवी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे की तरफ खींच ले जाती है। उसके जाते ही इनाया लपक कर फोन उठाती है और अपनी आवाज बदलकर बिल्कुल माधवी जैसी भारी आवाज में बातें करने लगती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे माधवी जी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? हाँ हाँ माखन लाल, बताओ ना क्या बात है। तुमने हमेशा से मुझे अपनी बेटी के लिए यकीन दिला के रखा है कि तुम अपने बड़े बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाओगी। तुम कब अपनी उस बहू को घर से भगाओगी और मेरी बेटी से उसकी शादी करवाओगी? हाँ हाँ माखन लाल, मुझे अच्छी तरह याद है। वैसे और क्या कहते हुआ था हमारे बीच, जरा मुझे फिर से याद दिलाओ तो।
यही कि मेरी बेटी को ऑटिज्म है, तो वो थोड़ी पागल सी है। तुम उसे अपनी बहू बनाओगी और इसके बदले में मैं अपनी करोड़ों की जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है, ये सब बहुत जल्द होगा। तुम बस तैयारी रखो। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। इनाया फोन काट देती है। उधर दूसरे कमरे में माधवी। अरे बहू, बताना तू क्या दिखा रही है इतनी देर से? कब से अलमारी खंगाल रही है? अरे माँ जी, मैं वही अंगूठी दिखा रही थी जो मैं कल ही लेकर आई थी, लेकिन वो अंगूठी पता नहीं कहाँ गुम गई है। अब जाने दीजिए, फिर कभी ढूंढकर दिखा दूंगी आपको। माधवी गुस्से में कमरे से बाहर आ जाती है। चारों देवरानियां तुरंत अपने कमरे में इकट्ठा होती हैं और इनाया अपनी बहनों को सारी बातें बताते हुए। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बड़े भैया को फोन करके सारी सच्चाई बताएंगे। माया तुरंत आदित्य को फोन लगाती है। माखनलाल और माधवी के इस पूरे प्लान की सच्चाई बता देती है। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम चारों बहुएं मिलकर मेरी माँ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रही हो। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है भैया, अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप आज शाम को बिना बताए अचानक से घर आना और खुद अपनी आंखों से देख लेना कि आपके पीठ पीछे आपकी माँ आपकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है। शाम का समय है। मधु माधवी को चाय देते हुए। माँ जी, लीजिए। माधवी चाय का एक घूंट लेती है और गर्म चाय का कप सीधे मधु के चेहरे और हाथों पर फेंक देती है। चाय के छींटों से मधु का चेहरा और हाथ बुरी तरह जल जाते हैं। मेरा हाथ जल गया। माँ जी, मेरा पूरा बदन जल रहा है। चाय कैसी बनाई है तुमने? कितनी फीकी है ये? तुझे एक चाय बनानी नहीं आती? आज तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल के ही रहूंगी। माधवी मधु का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ घसीटने लगती है। तभी अचानक आदित्य अंदर कदम रखता है। वो अपनी पत्नी को जलते हुए और अपनी माँ को ये जुल्म करते हुए साक्षात देख लेता है। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की और उसे इस तरह घर से बाहर निकालने की? और उसके साथ आप ऐसा घटिया सुलूक करती हैं। मेरी पीठ पीछे इस घर में ये सब तमाशा होता है। तभी चारों देवरानी और बाकी चारों भाई भी वहां आ जाते हैं। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। देखा बड़े भैया आपने कि आपके पीछे इस घर में जेठानी जी के साथ क्या क्या हरकतें होती है? माधवी, तुम पीठ पीछे मेरी बहू पर ऐसा अत्याचार कर रही थी। पिताजी, इतना ही नहीं, इन्होंने तो यह भी प्लान बनाया है कि ये किसी भी तरह जेठानी जी को घर से भगा दे और उसके बाद बड़े भैया की दूसरी शादी करवाए। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब झूठ है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए हमने उस माखनलाल को खुद यहाँ घर बुला लिया है। वो अपनी बेटी को लेकर आता ही होगा। तभी घर के दरवाजे पर माखनलाल एक लड़की का हाथ थामे अंदर आता है। वो लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रही है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। अरे माधवी, तुमने मुझे फोन करके तुरंत यहाँ अपनी बेटी को लाने के लिए क्यों कहा? क्या बहू को भगा दिया तुमने? आइए आइए माखनलाल जी, आपका इंतजार हो रहा था। यहाँ आपको यहाँ सासू माँ ने नहीं बल्कि हमने बुलाया था। अब माखनलाल, तुम अपने मुंह से सारा सच इस परिवार के सामने बताते हो या मैं सीधे पुलिस को फोन लगाऊं? अरे नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, मैं सब सच बताता हूँ। माखनलाल सारा सच बता देता है। ये सुनते ही आदित्य गुस्से से अंधा हो जाता है। वो आगे बढ़ता है और माखनलाल का कॉलर पकड़ लेता है। तभी महेश। बेटा, छोड़ दे उसे। उसकी क्या गलती है? वो तो बाहर के लोग हैं। हमको तो हमारे घर के लोगों ने ही पीठ में छुरा घोंपा है ना। माखनलाल घबराकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और तेज कदमों से घर से भाग जाता है। तभी महेश। माधवी, तुमने आज मेरा सिर पूरी दुनिया के सामने शर्म से नीचे कर दिया। तुम इतनी लालची और इतनी बुरी निकलोगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। मैं इन्हें अपनी सगी माँ से भी बढ़कर समझता था, लेकिन इन्होंने मेरी मासूम बीवी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगा। भैया, अगर आप और बड़ी भाभी इस घर को छोड़कर जाएंगे ना, तो हम चारों भाई भी इस घर में नहीं रहेंगे। हम भी अपनी अपनी बीवियों को लेकर आपके साथ चले जाएंगे। पांचों भाई और उनकी बहुएं अपने अपने बैग उठाने के लिए कमरों की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर माधवी पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोते हुए, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भाभी भैया, मुझे भी माफ कर दीजिए। इस सब में मेरी भी गंदी सोच शामिल थी। हमें छोड़कर मत जाइए। मधु का दिल अपनी सास को इस तरह रोता देख पिघल जाता है। वो अपने पति को इशारा करती है। आदित्य भारी सांस लेता है और उन्हें माफ कर देता है। पूरा परिवार रोते हुए एक दूसरे से गले लग जाता है।